हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज है 24 मई और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी भी सारे। सो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है साइबर सुरक्षा से रिलेटेड। साइबर सुरक्षा से रिलेटेड क्या, तो भाई एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम था एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। अब हम सब जानते हैं कि आजकल हम डिजिटली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। मैक्सिमम चीज़ें डिजिटली काफ़ी होती हैं, तो उतना ही कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। साइबर या जिसे बोले ऑनलाइन क्राइम काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सो उसी से रिलेटेड हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए ये वाली एक्सरसाइज हुई। कंडक्ट किसने कराई, तो वो कराई डिफेंस साइबर एजेंसी। ठीक है, और उसका एम यही था कि भाई फर्दर डेवलप करें हमारी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, सबकी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी है, जिससे कि सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ सके। एंड प्रमोट सिनर्जी अमंग स्टेक होल्डर। सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी ये प्रमोट कर रहा है। और उसके बाद इट अंडरस्कोर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। तो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना कितना ज़रूरी है, इससे समझ में आता है। और जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन है हमारे, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी इस एक्सरसाइज को अटेंड किया। ठीक है, सिंपल है ये तो। पढ़ते हैं अब आगे। अब आता है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम, EMRS। अब इंडिया में पहली बार ऐसा कोई इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि क्या होगा ना, कि मान लो कोई इमरजेंसी हो जाती है मेडिकल से रिलेटेड, किसको, जो भी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड पर्सनल हैं या फिर उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी हैं, तो उनको अगर मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो मेडिकल एड और असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए एक टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन होगी, जो कि 24/7 वर्क करेगी। और ये पहली बार कोई ऐसी हेल्पलाइन बनाई गई है। सो इनॉग्रेट किसने किया, तो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि कौन है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ एट कमांड हॉस्पिटल, एयरफोर्स, बैंगलोर। सो बैंगलोर में स्टार्ट हुआ। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम में इंडिया का पहला है, और स्टार्ट किसने किया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ऑफ कोर्स IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स के लिए है, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ही जो है इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, इसमें भी कुछ ऐसा याद कराने का है नहीं, डायरेक्ट याद हो जाएगा ये। अब बढ़ते हैं NTPC पे। NTPC को मिला ATD बेस्ट अवार्ड ऑफ 2024। NTPC क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सो उन्हें ये वाला अवार्ड मिला है 2024 का। सो इट has achieved an impressive milestone by securing third rank globally at the ATD Best Awards 2024. सो इन वाले अवार्ड्स में इन्हें थर्ड रैंक मिला है ग्लोबली। लेकिन अब बात आती है, भाई ये है क्या, ATD अवार्ड्स बात तो कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब होता है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है USA की, जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। नाम से समझ में आ रहा है कुछ टैलेंट से डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और ये काफ़ी एक वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है ये वाला अवार्ड, जो कि ये वाली जो एसोसिएशन है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या करते हैं ना, ये कि कोई भी अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी वर्क कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के टैलेंट डेवलपमेंट के लिए, उनकी लर्निंग, उनकी स्किल्स वगैरह को एनहांस करने के लिए, तो उन्हें ये वाला अवार्ड दिया जाता है। सो इट ऑनर्स द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेवरेज टैलेंट डेवलपमेंट एज ए स्ट्रैटेजिक बिजनेस टूल एंड डेमोन्स्ट्रेट एंटरप्राइज वाइड सक्सेस थ्रू इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। कैसे एम्प्लॉय की हम प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं थ्रू टैलेंट डेवलपमेंट, ये सब। तो जो भी कंपनी ऐसे काम करती है उन्हें इसमें अवार्ड दिया जाता है। सो NTPC को थर्ड रैंक मिला, और हाईएस्ट रैंकिंग है ये वाली अमंग इंडियन कंपनीज। इंडिया की बात करें तो ये टॉप पे है। ठीक है, और NTPC इज़ द ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू रिसीव द अवार्ड 7 times इन द लास्ट 8 years। 7 बार मिल चुका है इन्हें ये अवार्ड पिछले 8 सालों में। सो याद कैसे रखेंगे, नेशनल थर्मल पावर क्या होती है, बेसिकली कोयलों को जला के जो है लाइट वगैरह बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, एनर्जी जनरेट की जाती है।
ऐसा कुछ देख लो कि जैसे कोयला तुम्हें जलाना है तो कितनी हीट होती होगी, तो हीट में काम करने के लिए काफ़ी टैलेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बस ATD अवार्ड ही नहीं मिलेगा, है ना। हालांकि ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो ट्रिक बनानी पड़ेगी हमें, नहीं। सिंपल था ये भी, आई थिंक बहुत सिंपल था। अब बढ़ते हैं आगे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स पे। जी हाँ, इसमें क्या हुआ, जो धर्मवीर नाम के व्यक्ति प्लेयर हैं उन्हें ये मिला है ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस क्लब थ्रो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, और इनको पैरालंपिक कोटा भी इनका सिक्योर हो चुका है। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है सचिन सर्जराव खिलाड़ी, अच्छा इनका नाम ही खिलाड़ी है, क्या बात है। इनको मिला गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉट पुट, और इतना ही नहीं, इन्होंने तो एक नया एशियन रिकॉर्ड भी जो है सेट किया विद अ थ्रो ऑफ 16.30 मीटर्स इन द F46 कैटेगरी। हमारे लिए दोनों नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और कैसे याद करेंगे इनको, ऐसा कुछ इमेजिन कर लो कि यार जैसे ये धर्म नाम आ रहा है, इनके धर्म भी, तो इन्होंने धर्म को, इनके धर्म से ये हमेशा जुड़े रहते हैं, हमेशा डटे रहते हैं कि नहीं धर्म सबसे पहले आता है इंसान का, तो उसको थ्रो नहीं किया। क्या थ्रो किया इन्होंने, क्लब थ्रो किया, और उसमें इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत एसोसिएट कर लेना, याद हो जाएगा, है ना। उसके अलावा सचिन सर्जराव खिलाड़ी, इनके तो नाम में खिलाड़ी आ रहा है, इसको कुछ ऐसे याद रखना कि भाई ये बहुत सच्चे खिलाड़ी हैं, सच से सच्चे खिलाड़ी, और खिलाड़ी आ ही रहा है। और सच्चे खिलाड़ी कैसे हैं, तो शॉटपुट की काफ़ी मोटी सी बॉल नहीं होती, बहुत भारी सी, ये किसी के भी सर पे नहीं मारते हैं। सच्चे खिलाड़ी सिर्फ गेम में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सर पे नहीं मारते, इस तरह से कुछ याद कर लेंगे। और पैरा एथलेटिक्स से तो कैसे याद रखेंगे कि भाई स्पेशली ये पढ़ लें, बट स्टिल अपने धर्म का ध्यान रखते हैं और सच्चे भी हैं, ऐसा भी तो कर सकते हो। कैसे भी करके अपने को तो याद करना है बस, ठीक है। आई नो थोड़े सिली ट्रिक्स हैं, लेकिन याद करने में आसानी होती है, ठीक है। बढ़े आगे, चले बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये क्यों रहा न्यूज़ में, तो ये इसलिए रहा क्योंकि स्पेन जो है, स्पेन नाम की कंट्री, वो बन गया है 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये एक अलायंस है जो कि काम करती है कि भाई कैसे हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हैं, जो इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। बेसिकली सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए ही ये अलायंस बनाई गई थी। इनफैक्ट इंडिया और फ्रांस के द्वारा ही ये वाली जो है लॉन्च की गई थी, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 इन पेरिस 2015 में जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ही इन्होंने 2015 में इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया था। और इनका मकसद यही था कि भाई सारी कंट्रीज़ में कोलैबोरेशन वगैरह भी हो, जिससे कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। इट एम्स टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट थ्रू द रैपिड एंड मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। जितने भी हमारे गोल से हटे हैं हमारे के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के, कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के मकसद से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई गई थी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। अब उसमें स्पेन भी 99th मेंबर जो है बन चुका है। कैसे याद रखेंगे, तो देखो सोलर सन, तो किसी को सन में खूब देर तक खड़ा करते हैं। देखो आजकल तो गर्मी ही इतनी हो रही है, हर जगह हीट वेव्स आई हुई हैं, तो कितना पेन होगा ना। स्पेन से पेन हो जाएगा, सिंपल है। बढ़े आगे। यूएई ने ऑनर किया इंडियन एम्बेसी को ऑफ अबू धाबी एंड कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई विद कौन सा अवार्ड, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड। बेसिकली हमारी जो वहाँ पे एम्बेसी होती है उनको उन्होंने अवार्ड दिया कि भाई आपने काफ़ी अच्छा काम किया, जिससे कि दोनों देशों के जो बीच के रिलेशन से वो काफ़ी अच्छे हुए, ठीक है। तो उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हुए ये वाला अवार्ड दिया गया। और पहली बार जो है हमारी इंडियन एम्बेसी को और कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया को ऐसा अवार्ड मिला है यूएई से। दिया किसने, तो शेख अब्दुल्ला बिन जायद जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। और कौन सी कैटेगरी में, तो वो दिया है डिस्टिंग्विश्ड एक्रेडिटेड मिशंस इन यूएई। इन्होंने एक्नॉलेज किया द एफर्ट्स ऑफ इंडियन मिशंस इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई।
ठीक है, तो ये भी इसमें तो ऐसा कुछ खास याद कराने का है क्या? इसमें तो आई थिंक डायरेक्ट याद हो जाएगा, इंडियन एम्बेसी है, यूएई है, उससे अच्छे बढ़िया रिलेशन हो, उस वजह से इन्होंने काफ़ी काम किया और इन्हें ऑनर मिल गया। और फिर भी अगर याद करने में प्रॉब्लम हो तो कुछ ऐसा इमेजिन कर लेना कि भाई किसी के अब्बू जो हैं वो कहीं बाहर गए होंगे। तो देखो, इंडियन एम्बेसी या बाहर जो देशों में हमारी एम्बेसीज होती हैं, उनका काम क्या होता है कि अगर हमारे कुछ इंडियंस हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं सेफ्टी का ध्यान रखना, और पासपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और इस तरह से इनके काफ़ी सारे काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं। और कुछ दिक्कत हो जाती है तो हाँ, जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं उनकी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से कुछ इमेजिन कर लेना, किसी के अब्बू गए वहाँ पे, तो वहाँ के किसी इंडियन एम्बेसी में किसी का आपका फ्रेंड होगा, तो उन्होंने कहा भाई उनको सेफ्टी दूँ क्या भाई, दूँ क्या भाई, इस तरह से कुछ इमेजिन करना, तो याद हो जाएगा कि तुम्हारे फ्रेंड ने इतना अच्छा काम किया, जो कि इंडियन एम्बेसी में वर्क करता था, कि तुम्हारे अब्बू को सेफ्टी दी दुबई करके, ऐसे बोला, सेफ्टी दूँ क्या भाई, दुबई से और अबू धाबी से, ऐसे याद आ जाएगा। और दोनों यूएई में ही है, तो यूएई ही अवार्ड देगा, कोई और तो देगा नहीं। सो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसलिए उन्हें यूएई ने अवार्ड दे दिया। ऐसा कुछ सिली सा इमेजिन कर लेना, ठीक है, बढ़िया आ गया। और हम ट्रिक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि जल्दी याद हो जाए, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेट्स मूव इंडिया। अब ये कैंपेन है जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉन्च किया है विद रिलायंस फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, जिसका मोटो ये है कि भाई जो भी ओलंपियंस हैं जो पेरिस ओलंपिक्स में पार्ट लेने वाले हैं, उनको भैया प्रमोट करो कैसे भी, कुछ अपने डांस मूव्स बनाओ, कुछ व्लॉग वगैरह करो, या कुछ भी ऐसा कुछ करो जिससे तुम ऐसे बता रहे हो कि हाँ, हम उनको एनकरेज कर रहे हैं उधर जाने के लिए, हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो उसी कैंपेन का नाम है लेट्स मूव इंडिया, ठीक है। सो पेरिस ओलंपिक्स है, सो ओलंपिक कमेटी ने ही ये वाला कैंपेन चालू किया है, तो ये तो याद रहेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं बिम्स्टेक पे। बिम्स्टेक क्या है? तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ कंट्रीज़ की, जिनका एम था कि कोऑपरेशन बढ़े अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि ट्रेड वगैरह हो गया, एनर्जी वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में। सो उसी से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1997 में, काफ़ी पहले, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम में समझ में आ रहा है कोऑपरेशन की बात हो रही है, और मल्टी सेक्टोरल, अलग अलग सेक्टर्स में, टेक्निकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हर तरीके का कोऑपरेशन दिखाने की बात हो रही है इसमें। सो बे ऑफ बंगाल से मतलब टच में जो जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इस तरह से जो है कंट्रीज़ ने कहा कि अपन कोऑपरेट करते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी काफ़ी पहले। अब इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है एक लीगल पर्सनैलिटी। अब ये क्या होता है, लीगल पर्सनैलिटी बेसिकली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती है, तो वो लॉ के नज़रों में एक तरीके से एक लीगल इंसान बन जाता है, यानी कि उसके कुछ राइट्स भी होंगे, उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी जो उसे फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। ये अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नाम भी करा सकते हैं, और किसी पे केस भी कर सकते हैं। मतलब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन एक अलग सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी अपने आप में, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो कि लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है। सो इनका क्या है ना, कुछ चार्टर इन्होंने इनका फोर्स में आया, जो कि इन्होंने अडॉप्ट किया था 5th समिट में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमें तो इतना याद रखना है कि चार्टर अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने एक्वायर कर लिया एज अ स्टेटस ऑफ लीगल पर्सनालिटी, यानी कि अब एक अलग लीगल एंटिटी मानी जाएगी बिम्स्टेक, ठीक है। एंड विल बी एबल टू एंटर इनटू स्ट्रक्चर डिप्लोमेटिक डायलॉग विद अदर ग्रुपिंग्स एंड कंट्रीज़, और इससे ये भी होगा कि डिप्लोमेटिक डायलॉग जो है उसमें एंगेज कर पाएंगी अलग अलग ग्रुपिंग्स से, अलग अलग कंट्रीज़ से। सो ये भी होगा इससे। सो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1997 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। 7 कंट्रीज़ है इसमें, 7 कंट्रीज़ है, 7, ठीक है। कौन कौन सी थी वो हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। मैप में देखोगे ना बे ऑफ बंगाल के आसपास, तो अपने आप जल्दी से याद हो जाएंगी, ठीक है, जाके देखना मैप में, याद हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट पड़ता है ढाका में, और एम यही है कि भाई रीजनल ग्रोथ को बढ़ाया जाए थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। सो बे ऑफ बंगाल और उसके आसपास की कंट्रीज़ और सब कह रहे हैं भाई अपन तो साथ साथ में रहेंगे इस बे ऑफ बंगाल के आसपास ही, साथ साथ में, तो साथ साथ में से 7 ले लेना, और
ऐसे अपन को या तो जाके 7 कंट्रीज और 1997 में बना था, वहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो इस तरह से सिंपल हो जाएगा याद करना, है ना। तो बढ़ते हैं अब आगे। वियतनाम में नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है तो लैम। अब मुझे नहीं पता यार इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो लोग, क्या सही प्रोनाउंसिएशन है। अब अपन को तो एग्ज़ाम में टिक करके आना है, तो स्पेलिंग देखो और टिक कर आओ, ठीक है, ज़्यादा मत दिमाग लगाना। और ये पहले यहाँ के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर रहे हुए और अब बन गए हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। सो नाम लाम ये तो सेम ही आ रहा है, तो इसमें तो क्या ही याद कराना है कि नहीं। कैपिटल क्या है वियतनाम की, तो वो है हनोई, और करेंसी क्या है, तो वो है वियतनामीज डोंग, ठीक है, सिंपल है ना। तो बड़े अब तो हो गया सेशन, इतना ही था। आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।